जय हिंद, जय भारत बच्चों। कैसे हैं? आज हम बीजों के अंकुरण द्वारा पौधों का निर्माण कैसे होता है। बीज तो जानते होंगे सब लोग ना, बीज देखे भी होंगे। उस बीज के अंकुरण से पौधे बनते कैसे हैं, इस प्रक्रिया को हम पढ़ाएंगे। देखिए, ये एक मानेंगे हम क्या, ये एक बीज है। क्या है? ये बीज है। इस बीज को, ये क्या हुआ है? बीज तो जानते होंगे ना। अरे बीज नहीं जानते होंगे तो सबसे अच्छा है चना। चना जानते हैं ना, चबाया जाता है सबके घरों पर ना। तो फिर देखेंगे कि जब ये जो बीज होती है ना, ये एक बीज ले लिया गया। इस बीज का जो सबसे बाहर का किनारा होता है, इसको कहते हैं हम क्या? बीजावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजावरण। बीज के जो चारों तरफ से घिरे रहेगा ना, उसे ही कहा जाएगा क्या? बीजावरण कहा जाएगा। इसके अंदर जो होते हैं भरे हुए, ये इसी के अंदर भरे होते हैं क्या? इसको कहा जाता है भ्रूण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भ्रूण, जो इंद्रिय बोलते हैं। ठीक, ये जो भ्रूण है क्या होता है कि जब इसको नमी मिलने पर, क्या? नमी मिलने पर, ठीक है, इन बीजों को जब नमी मिलती है तो क्या होता है कि इस बीज का जो आकार होता है, वो बीज का आकार क्या होता है? बड़ा हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। बीज का आकार जब बढ़ता है, बीज का आकार बढ़ने का कारण ये हुआ कि जो बीजावरण है, ठीक, जिसको हम लोग क्या वायावरण कहते हैं, ये क्या करता है? सीड कोट है, ये सीड कोट। ये क्या करता है कि जो नमी है, यानी जो जल है ना, उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। और जब जल अवशोषित करेगा ना, तो इस बीज का आकार क्या होगा? बढ़ेगा। और इसके अंदर जो भ्रूण है ना, वो भ्रूण क्या होगा? जागृत होगा। क्या होगा? जागृत होगा। और जब भ्रूण जागृत होगा ना, तो उसमें से क्या, जो अंकुरण की प्रक्रिया होती है, क्या होती है? प्रारंभ होती है। जैसे देखे होंगे घरों में जब चना चबाया जाता है ना, चने को क्या करते हैं? भिगोते हैं। तो जब पहले चना होता है तो बड़ा छोटा, मतलब छोटा छोटा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है ना। लेकिन देखते हैं ना कि जब उसको जल में भिगो दिया था, भिगोने के बाद क्या होता है कि उस चने का जो आकार होता है ना, वो आकार क्या होता है? बड़ा हो जाता है। यानी कहने का मतलब उसकी जो ऊपरी परत होती है पहले कठोर होती है, और बाद में क्या होती है, जब जल में भिगोने के बाद मुलायम। जैसे भिगो वाला चना है ना, बिना भिगोए वाला, जो भीगा नहीं है उसको कह दिया जाए नमक मसाले से चबा जाओ, तो हो सकता है चबाते समय दांतों के कितने खंड होंगे पता नहीं चलेगा। ठीक, और बहुत ही जल्द ही क्या, जवान से ना बूढ़े हो जाएंगे। लेकिन जब वो चना जो है ना, उस चने को जब भिगोते हैं तो क्या है कि वायावरण जो उसका है, ठीक, जिसको सीड कोट कहते हैं, वो नमी को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। और जो नमी को अपने अंदर अवशोषित करेगा ना, तो उसकी ऊपरी परत मुलायम हो जाती है, और अंदर जो उपस्थित भ्रूण उसके अंदर होता है, वो भी क्या, सुप्ता अवस्था से जागृत अवस्था में चला आता है, यानी क्या, जग गया। ठीक, तो जब ये जागृत अवस्था में जाता है तो फिर इनमें अंकुरण की क्रिया प्रारंभ होती है। कौन सी क्रिया प्रारंभ होती है? अंकुरण। और जब अंकुरण होता है तो ये देखे होंगे सभी लोग किसान है ना, किसानी खेती तो सबके यहाँ होती होगी ना, हो तो सबसे अच्छा उपाय चना सबके यहाँ जो भिगोते हैं उसको 2 दिनों तक 3 दिनों तक रखे रहेंगे ना, तो क्या कहते हैं कि अंकुरित चना है। तो अंकुरित होने पर क्या होता है, 2 भाग निकलते हैं, एक ऐसे ऊपर की तरफ निकलता है और एक ऐसे कहा, नीचे की तरफ निकलता है। तो जो नीचे की तरफ निकलेगा ना, ये वाला, इसको क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रांकुर। और इसको क्या कहते हैं? मूलांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलांकुर। यानी 2 भाग निकला, एक निकला क्या, प्रांकुर निकला, और दूसरे से क्या निकला, मूलांकुर। जो प्रांकुर होता है ना, इस प्रांकुर से निर्माण हो जाता है किसका, तना बनता है। क्या बनता है? तना। जबकि जो मूलांकुर है, इस मूलांकुर से निर्माण होता है किसका, जड़ का निर्माण होता है। मूलांकुर, मूल यानी कहा, पृथ्वी के अंदर। प्रा मानी क्या, ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रांकुर से बना तना, ठीक, और इस मूलांकुर से क्या बन गई, जड़ बन गई। तो ये कंफर्म हो गया ना कि जो बीज होते हैं, उस बीज को अगर नमी में हम रखेंगे, देखिए जो किसान होता है ना, क्या करता है, जब खेतों में बीज की बुआई करना होता है तो क्या करते हैं किसान, कहते हैं देखो नमी खेतों में हमारी की नहीं है ना। तो अगर नमी होती है ना तो क्या होता है,
नमी होने पर क्या है कि उनके बीजों का अंकुरण होगा। क्यों? क्योंकि वो जो नमी है ना, उस नमी को वो सीड कोट बीज और अपने अंदर क्या करेगा, अवशोषित करेगा। और जब अपने अंदर अवशोषित करेगा ना, तो इसके अंदर जो भ्रूणपोष है ना, वो भ्रूणपोष क्या होगा, वो जागृत होगा, और जागृत होने के बाद उनमें अंकुरण की क्रिया क्या होगी, प्रारंभ हो जाएगी। और उससे क्या होता है, सबसे एक ऊपर की तरफ निकलेगा, वो क्या होगा, प्रांकुर। नीचे की तरफ निकलेगा, उसे क्या कहेंगे, मूलांकुर। जो निचला वाला होता है ना, नीचे वाला है ना, नीचे वाला मतलब कहाँ, जो जड़ वाला है। कहते नहीं कि जड़ वाला है ना, जड़ मजबूत है कि नहीं। तो ये जो विकास की प्रवृत्ति होती है पौधों की ना, ये शुरुआत कहाँ, इस जड़ से होती है। जड़ ही उसको सहारा देता है, जड़ ही उसको क्या मिनरल्स देता है, जड़ ही खनिज लवण देगा, जड़ ही जल देगा। ठीक, तो जड़ बहुत महत्वपूर्ण। अब ये सोचना है कि जड़ कितने प्रकार की हुई। देखो यार, ये जड़ जो होती है ना, सामान्यतः दो ही प्रकार की होती। एक को क्या कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं। एक होती है क्या, अपस्थानिक जड़। कौन सी जड़, अपस्थानिक जड़। एक कौन सी होती है, मूसला जड़। दो जड़ें हुई, एक कौन सी हुई, अपस्थानिक, और एक कौन सी हुई, मूसला जड़। ठीक, इसको कहते हैं एडवांटेशियस रूट, और इसको कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, टैप रूट। तो जो रूट है ना, ठीक, वो रूट आर टू टाइप्स, एडवांटेशियस रूट्स एंड टैप रूट्स। जो अपस्थानिक जड़ है, एक दूसरा नाम बड़ा सुंदर नाम है, झखड़ा जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, झखड़ा जड़। ठीक, तो ये जड़ क्या होती है कि इनका जो मूलरोम होते हैं इनमें, ये मूलरोम क्या है, कुछ समय बाद इनके जो ग्रोथ होते हैं ना, एक निश्चित समय अंतराल के बाद चेक हो जाते हैं, और ये इस तरीके से मिट्टी के अंदर क्या, रोम की, ये जो भाग है इसको कहते हैं मूल रोम। क्या कहते हैं, मूल रोम कहते हैं। और ये मूल रोम ही क्या है कि यहां पर इसके अंदर उपस्थित होते हैं कौन, ये मिट्टी के कण है, मिट्टी के कण। और इसी मिट्टी के कण के अंदर पाए जाते हैं क्या, जल होता है, और प्लस क्या होता है, खनिज लवण होता है। यानी जल और खनिज लवण होता है ना, तो ये इसी जल और खनिज लवण का मूलरोम अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करने के बाद ये क्या करेंगे, जो मुख्य तना होगा उनमें ले जाकर छोड़ देंगे। जैसे गेहूं है, तो इस गेहूं में कौन सी जड़ होती है, तो बताएंगे ना, अपस्थानिक जड़ होती है ना। धान है, पैडी, तो धान के अंदर किसकी जड़ होती है, कौन सी, ये अपस्थानिक जड़ होती है। ठीक, तो यानी जड़ कितने प्रकार हुई, दो। एक में क्या है, अपस्थानिक, एडवांटेशियस रूट, इसको झखड़ा जड़ कहते हैं। ये जड़ क्या है, ये जड़ जो होती है नीचे की तरफ क्या होती है, यानी कुछ समय मिट्टी के कुछ लेयर में जाने के बाद फिर उनकी ग्रोथ क्या होती है, चेक हो जाते हैं, उनका विकास रुक जाता है। और ये पहचान और होती है। बहरहाल वैसे इसमें मूसला में कुछ आएंगे ना, ये जो अपस्थानिक जड़ होती है ना, ये बूढ़ी नहीं होती है, लकड़ी वाली नहीं होती है। ये नहीं होता कि पर धान, अरे हम लोग क्या, लकड़ी वाली अगर ये होती है ना अपस्थानिक जड़ें, तो धान के खेत पर क्या होता, चढ़ के बैठ जाते ऊपर, और बाली ऊपर से दाना तोड़ लाते। क्या चढ़ सकते हैं, अरे चढ़ेंगे ना। तो फिर इस वक्त क्या रहती है, जानते हैं ना, कि जो धान की रोपाई हुई है, पौधे भी थोड़ा थोड़ा बड़े हुए, इतने बड़े हो गए, है ना। अभी फल से जब उसमें से क्या दाने लगने से पहले इतने बड़े मान लीजिए हो गए होंगे, बहुत बड़े होंगे, बहुत बड़ा काम नहीं होते कि 10 मीटर ऊपर चले जाएंगे, है ना। फिर क्या है कि अगर हम लोग उस पर कोशिश की, लाओ चढ़ के बैठे, देखे बॉडी की नहीं, तो गिरेंगे कहाँ, खेतों में गिरेंगे ना। तो ये देखते हैं, एक हरा हरा कलर की उस पर क्या रेसे पड़े रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्गी। वो एल्गी क्या करेगी, एल्गी पहचान करने के लिए बड़ा अच्छा सा रूल है। एक बार मैं एमएससी कर रहा था, तो हमके जो हमारे के जो एचओडी साहब थे, डॉक्टर टीपी मल, गोरखपुर के थे, उन्होंने इस चीज को प्रकट किया कि एल्गी मतलब क्या है, एल्गी कभी देखी सवाल। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं। अगर मान लीजिए बच्चों ने पूछ लिया, ए बेटा सर जी एल्गी नहीं समझ पाया, है ना, ए बच्चों शांत हो जाओ, सुनिए जरा, जो कह रहे हैं उसको समझो। तो क्या एल्गी क्या है, अब उस एल्गी को बताने के लिए क्या करेंगे, वो बताए कि ऐसा है, जब वो खेतवा के मेढ़िया पर जाए लेना, क्योंकि वो गोरखपुर वाले के थे तो वो भाषा बोलते, बहुत नहीं बोल पाते, लेकिन थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, समझिएगा। और जाने के बाद जो अगर पैरवा फिसल जाला ना, और चुतरवा के बल गिरेगा, तो चुतरवा में जो हरा हरा लग जाला ना, वह एल्गी। तो वो एल्गी की प्रवृत्ति, यानी वो क्या होगा, शैवाल, वो लगेगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब
सीधे सीधे इस चीज को हम देख सकते हैं ना कि जो अपस्थानिक जड़ वाले होंगे वो अधिकतर एनुअल पौधे होंगे, और उस पर हम चढ़ के बैठे यानी वुडी नहीं होते, यानी लकड़ी वाले पौधे नहीं होते। अब आएंगे मूसला जड़ पर। जो मूसला जड़ होती है ना, उसकी जड़ ऐसे होती है, ये ना वो सीधे कहा ये मिट्टी पृथ्वी के अंदर ऐसे जाती है, और इसमें से क्या ऐसे छोटे छोटे क्या है रोम निकले होते हैं। क्या निकले होते हैं? ऐसे ऐसे रोम निकले होते हैं ना, इस तरीके से ऐसे क्या निकले होंगे? रोम निकले होंगे। ये जो रोम निकले होते हैं ना, तो यहां पर दो चीजें, ये जो जड़ होगी ना इसको कहेंगे क्या? प्राथमिक जड़ हो गई। यहाँ की कौन सी जड़ हो गई? प्राथमिक। ये वाली जो हुई ना इसको क्या कहा गया? द्वितीयक जड़ कहा गया। कौन सा? द्वितीयक जड़। और ये जानते हैं ना कि जो ये जड़ है, इस जड़ के जो निचले सिरे होते हैं यहां पर, ये इस भाग को हम कहते हैं क्या? मूल गोप कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल गोप। गोप माने क्या होता है? टोपी होती है। क्या होती है? एक टोपी लगी होती है निचले सिरे पर, और यहां पर क्या पाए जाते हैं? ये मिट्टी के कण पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? मिट्टी के कण। ठीक, जल केशिका कहते हैं इसी भाग में। ये मिट्टी के कण जो होते हैं ना, इसी मिट्टी के कण के अंदर ही क्या होता है? ये इसमें जल होता है, और प्लस क्या? खनिज लवण होता है। क्या होता है? जल होगा और क्या होगा? खनिज लवण। बच्चों समझ रहे हो ना? तुम्हें समझ में आया? दिक्कत तो नहीं है ना? है नहीं ना? देखो अगर जरा सा भी उठोगे तो पूछिएगा, बिंदास पूछिएगा, बेफिक्र पूछिएगा, एक नहीं 20 बार पूछो, हम समझाएंगे। क्योंकि पढ़ने का मतलब क्या? समझना। ये कोरम नहीं पूरा करना है, और दूसरी चीज रटना नहीं, रटेंगे तो बड़ा गड़बड़। देखो अब इसको हम रोक दे रहे हैं, सुना दे रहे हैं थोड़ा सा। एक बार एक नदी के उस पार एक लड़का रहता था, बड़ा ही रटने वाला था। मतलब तुम लोगों जैसे नहीं, लेकिन रटने वाला बड़ा तीव्र था। हम जानते तुम लोग क्या हो? होशियार। वो वाला सियार नहीं, हुक्का वाला, लेकिन होशियार हो। तो वो लड़का, उसकी माता जी ने कहा कि ये भैया शाम का समय हो गया था, चले जाओ तुम्हें पकौड़ी ले आओ। अब वो चला लड़का। जाते समय हुआ क्या कि जो नाविक है, मल्हार जिसको कहते, जो नाव लेकर चलते हैं ना, तो 7 बजे के बाद 8 बज गए, तो सब अपनी नाव को क्या लेकर यानी घाट से चले गए थे। फिर क्या था कि वो पहुंचा, मुट्ठी में पैसा लिए हुए थे ऐसे बढ़िया सा, और यही रट रहा था क्या? पकौड़ी लाना है, पकौड़ी 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 पकौड़ी। क्योंकि माता जी ने कहा था बच्चा पकौड़ी लाए जानते, तो उसने रट लिया कि मम्मी ने क्या कहा लाना है। मेहमान आए हुए थे ना, अब जो आए हुए, फूफा आए कि जीजा आए पता नहीं, लेकिन आया कोई पकौड़ी 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 कहते चला। जब नदी के पास पहुंचा तो उसने सोचा क्या कि नाविक भी नहीं है, कोई नाव वाला भी नहीं है, करेंगे हम क्या? फिर क्या हुआ? उसने सोचा कि चलो ठीक है, लाओ तैर। और जानते हैं जो नदी के पार वाले बड़े तैराक होते हैं भैया, बहुत तीव्र इसमें होते हैं। ठीक, क्योंकि जो चोर के पास रहेगा चोरी करने वाला, ऐसा नहीं, छोड़ो यार इन चीजों पर मत जाओ। तो और क्या हुआ? वो पैसे को ऐसे मुट्ठी के अंदर रखा, और फिर उस नदी में अपने कपड़े को निकाल कर क्या तैरना शुरू किया। और जो तैराक होते हैं डुब्बी जरूर लगाते हैं, तभी दूर जल्दी रास्ता कटेगा। जब तैर के उस नदी के उस पार दूसरे सिरे पर पहुंचा ना, जहां होटल पर था पकौड़ी बन रही थी, अब वो भैया भूल ही गया कि का कहना हमें पकौड़ी कहना की का। अब वो होटल के पास जब पहुंचा तो उसको कहा भैया हमें वो दे दो। अब का दे दो? तो होटल वाले ने पूछा का दे दें? मीठा लेंगे, बर्फी लेंगे, पेड़ा, लड्डू, बालूशाही, इटीसी, मतलब बहुत गिनाया। कहना कुछ न चाहिए, हम यू चाहिए, वो कहना मम्मी हमारे तो वो का कहना। तो लास्ट में उसने कहा पकौड़ी चाहिए। कहना है पकौड़ी नहीं। फिर उसके दिमाग में बैठ गया क्या? कपौड़ी। क्या बैठा? कपौड़ी। तो वो आए कहे से मालिक हमें कपौड़ी दे दो। नहीं मम्मी हमारे बहुत डटी है, कहना पकाओ कपौड़ी ले आओ, कपौड़ी ले आओ, कपौड़ी कपौड़ी रखते चल दिया। अब जब होटल वाले सोचा कपौड़ी क्या है भैया? पकौड़ी। कहना पकौड़ी नहीं हुआ है, कपौड़ी। तो इससे मतलब क्या निष्कर्ष निकाले कि उस बच्चे ने उस चीज को रट रखा था। ठीक, तो यानी किसी भी चीज को हमें क्या रटना नहीं है, बल्कि क्या करना है? समझना है। जब समझेंगे उसको तभी कुछ होगा। अब देखिए क्या है कि ये मूल गोप है। ठीक, जो मूल गोप होती है इसका कार्य क्या है कि जो ये मिट्टी के कण है, उस मिट्टी के कण के अंदर ये जो इस जड़ का सबसे अंतिम ये सिरा है, ये वाला, इसमें से सब डिवीजन प्रोसेस होता है।
सेल डिवाइड होती रहती है, बढ़ती रहती है। और जब इसमें सेल डिवाइड, तो इसमें क्या है, ये पार्ट जो होता है बड़ा नाजुक होता है। तो इसको क्या है, इस मिट्टी के रगड़ से बचाने के लिए इसके ऊपर एक टोपी जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको हम रूट कैप कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट कैप, यानी मूल गोप है। वो क्या करता है कि इस मिट्टी के रगड़ से इसको बचाने का कार्य करता है। अगर ये मिट्टी का रगड़ लगता रहेगा ना, तो होगा क्या कि इस जड़ का विकास जो होगा रुक जाएगा, और जब ग्रोथ चेक होगा ना, तो उस पौधे के ऊपर भी विकास का प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। फिर क्या करते हैं कि ये जल और यानी ये जो मूल रोम है, ये पतले पतले हैं, ठीक। ये मूल रोम ही क्या करते हैं कि जल और खनिज लवण को अवशोषित करके इस जड़ में भेजने का कार्य करते हैं। कौन? मूल रोम। यानी मुख्य कार्य इसमें से क्या है कि मूल रोम का हुआ कि जलों का और खनिज लवणों का अवशोषण करके कहां तक? इस जड़ तक पहुंचाना। ठीक, फिर से एक बार हम समझिए, एक बार समझा दे रहे, समझ लेना। फिर इसके बाद अभी हम पौधे का इसका विकास करवाएंगे, तनी को लाएंगे, पत्ती बनाएंगे, उसका प्रकाश संश्लेषण क्रिया दिखाएंगे, पूरा दिखाएंगे। पहले इसको समझ लो। यानी बीज हुआ, उस बीज को जब हम बाहरी भाग यहाँ होता है, इसको बीज आवरण कहते हैं, इसके अंदर धूल पाया जाता है। जब इसको नमी मिलती है, तो नमी मिलने पर जो बीजों का बाह्य आवरण होता है, जिसको हम क्या सीड कोट कहते हैं, वो बाह्य आवरण क्या होता है? फूल जाता है। यानी वो क्या करता है? उस नमी को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद क्या होता है? इसमें अंकुरण की क्रिया होती है। अंकुरण जब होता है ना, तो उस बीज से दो भाग निकलते हैं। एक ऊपर की तरफ जो निकलता है ना, इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया प्राणकोश। और इस प्राणकोश से विकास हुआ किसका? तने का। जबकि इसके निचले वाले भाग को क्या कहा गया? मूलांकुर। इससे विकास हुआ किसका? जड़ का। ठीक, फिर क्या है, जो जड़ हुई हमारी दो प्रकार की हुई। पहली जड़ को क्या कहा गया? पहला है अपस्थानिक जड़ें है ना, जबकि दूसरा है क्या? मूसला जड़ है। अपस्थानिक जड़ें जो होती है एनुअल होती, एक वर्षीय होती। यानी कहने का मतलब क्या कि ये इसकी जो अपस्थानिक जड़ें हैं, ये कुछ समय तक ग्रोथ करते, इसके बाद इनकी ग्रोथ चेक हो जाते। झखड़ा इसलिए कहा गया ना कि एक पेड़ में बड़ा कई मूल रोम निकले होते, तो बड़ी दूर तक जटा इनकी बनी होती है। ठीक है, जबकि दूसरा क्या? मूसला जड़। ये जो जड़ होती है ना, ये बहुवर्षीय पेड़ों में भी पाई जाती है। किसमें? जैसे मान लीजिए क्या आम है, उसमें ये जड़ पाई जाएगी, है ना। इमली है, अब भाई इन्हें सोचो कि ये महुआ जो सो, ठीक, महुआ में भी पाई जाती है। जो सौ नहीं होता है, जो पाए तो 100 नहीं, 100 की संख्या होती है। इसमें से क्या मूली भी है? ये आप मूली अभी ना कहो कि अभी तो गुरुजी आपने कहा था कि जो बूढ़ी वाली लकड़ी वाले प्लांट होते हैं, जो मूसला जड़ वाले, पेड़ पर चढ़ के बैठ जाए, तो मूली पेड़ पर चढ़ के ना बैठना, है ना। लेकिन लगा है, ये है मूली, ठीक। ये अपस्थानिक जड़ इसमें ना होकर कौन सी? मूसला जड़ होती है। और गाजर, ये भी तो जानते होंगे, देखे होंगे सब लोग, है ना। और बड़ी ईमानदारी से बताओ, ईमानदार लोग हो तुम लोग। मूली को खा गए, गाजर को खा गए, यानी क्या खाते हैं हम लोग? जड़। इन जड़ों का क्या बनाते हैं? सलाद, है ना। बढ़िया नमक मसाला मार के, क्या पूछना है, लल्लन ताप भोजन में मिलाते हैं इसको, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जड़ होती है, ठीक, ये नीचे तनी नीचे की तरफ वृद्धि करती हुई चली जाती है ना। और क्या है कि ये जो जड़ें होंगी, इनमें जो मूल रोम होगा, ये मूल रोम क्या करेगा? जल को अवशोषित करेगा। उस जल में क्या मिला होता है? खनिज लवण मिला होता है, और उस खनिज लवणों के साथ वो जड़ में पहुंचाते हुए चले जाते हैं। स्टार्ट करो। अब देखिए, जो जड़ के बारे में बता दिए ना, अब ये जो मूसला जड़ होती है ना, इस जड़ में यहां पर देखिए, ये जड़ जो हुई ना, ये मूसला जड़ ऐसे निकल गई, है ना। इसमें से क्या है? ये मूल रोम है। ये बीच बीच में सॉइल पार्टिकल्स आ गए। सॉइल पार्टिकल मतलब क्या? मिट्टी के कण है। ये मिट्टी के कण है, ये जल केशिका, इसी के अंदर जल भरा हुआ है। और इसी में क्या है? ये मूल रोम जो हुए ना, ये फैले हुए हैं। ठीक है, ये मूल रोम फैले हुए हैं। कौन है? ये मूल रोम है ना। यानी ये क्या है? इसकी जड़ है। और ये क्या है? मिट्टी के कण है। क्या है? मिट्टी के कण। और इसमें से क्या है कि इसके अंदर ये जो भरा हुआ है ना, ये है जल प्लस क्या? खनिज लवण है। क्या पाया जा रहा है? जल है, और क्या है? खनिज लवण, यानी जो मिनरल्स होते हैं पाए जाते हैं। इसके ऊपरी भाग पर ही क्या है? जब भाई नीचे से ये जड़ वाला भाग इतना था ना, मिट्टी पार्ट के भाग ये हो गए। इसके ऊपरी भाग पर क्या? किसका विकास होता गया? ये तने का विकास हो रहा है। किसका विकास हो रहा है? तने का। ठीक, अब ये जानते हैं ना, ये तना हो गया। क्या है?
तना, यानी जिसको हम लोग क्या स्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेम। इस तने में क्या है जानते हैं ना, इस तने के अंदर क्या निकलती है? पत्ती निकलती है। क्या निकलती है? पत्ती। पत्ती जिसको हम लोग क्या लीफ कहते हैं। ठीक है, ये निकल गई क्या? पत्ती निकली गई। ठीक है, इस पत्ती के अंदर ये पत्ती हो गई। ठीक, अब जो एक छोटका हम लोग पत्ती यारो निकाल देने के कि इसका पत्तियां कहाँ होती है गुरुजी? कई पत्तियां पाई जाती हैं, ये भी पत्ती निकाल दी। ठीक है, अब पत्ती जो होती है ना, ठीक, इस तने के अंदर दो लोग होते हैं। एक को क्या कहते हैं? जाइलम। क्या कहते हैं? इनमें एक भाग जो होता है ना, इसको जाइलम कहते हैं। जाइलम मतलब क्या? जल को ले जाने वाला। यहाँ कौन है? फ्लोएम है। कौन है? फ्लोएम। फ्लोएम मतलब क्या? कि जो भोज्य पदार्थ बने होंगे उन भोज्य पदार्थों को लेकर पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना। इस पत्ती के अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रंध्र ऐसे लगे होते हैं ना, उस रंध्र को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ये क्या है? रंध्र है। ठीक है, और ये पत्ती हम लोग के घरों में जैसे किचन होता है ना, भोजन बनता है, ये पौधों का किचन है। कौन? पत्ती। इस पत्ती का जो रंग होता है ना, हरा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पाया जाता है क्या? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। अब एक शब्द आता है ना, प्रकाश संश्लेषण। क्या आता है? प्रकाश संश्लेषण। इन उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, वो हरे पेड़ पौधे क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और जल और खनिज लवण होगा। यानी ये CO2 क्या है? ये है कार्बन डाई ऑक्साइड है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये क्या है? जल है। और इसी के साथ मिले हुए इसमें प्लस क्या? खनिज लवण मिला हुआ है। क्या मिला है? खनिज लवण। तो जल और जब खनिज लवण मिलते हैं ना, तो मिलने के बाद ये पौधे जो होते हैं अपना भोजन बनाते हैं। किस क्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण। यानी उसके लिए इनको क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए? क्लोरोफिल। यानी क्लोरोफिल इनको मिली। और क्या मिला इस पर? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट चाहिए। ठीक है, चलो एक सूरज महाराज को ले आते हैं। ये कौन है? एस माने का सन। अब बेटा वाला नहीं है, सूरज वाला है। ठीक, ये सूरज महाराज है। ये अपनी रोशनी बिखेर रहे हैं ना, इस की जो रोशनी होती है कहाँ? इन पौधों पर पड़ रही है, कि पौधों की जो पत्तियां होती है। ठीक, जो ये सौर ऊर्जाएं हैं इनकी सूर्य की ना, इसको ये पत्ती क्या करती है? अपने अंदर समाहित करती है, ग्रहण करती है। इनमें क्या है कि जो इस पत्ती के पेड़ पौधों के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, दिन के समय क्या होता है कि देखिए होंगे ना कि कहते हैं लोग कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? जो दिन होता है ना, तो इनमें जो स्टोमेटा होते हैं ऐसे होते हैं। ठीक है, इनके दोनों तरफ ही दो गार्ड सेल लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? गार्ड सेल। वो गार्ड सेल क्या करते हैं कि जैसे दिन के समय जैसे सूरज निकल, सूर्य की रोशनी इस पड़ेगी ना पत्ती पर, ये गार्ड सेल ऐसे खुलना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ऐसे खुलते चले जाएंगे इस तरीके से। तो इसमें से क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इसके अंदर प्रवेश करती हुई क्या होती है? चली जाती है। और क्या है कि इनमें जो अतिरिक्त जल होता है, वो जल ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा इनसे बाहर निकल जाता है। और जैसे जैसे इन पर सूर्य की रोशनी बंद होना प्रारंभ हो जाएगी ना, फिर ये धीरे धीरे दोनों गार्ड सेल क्या होंगे? बंद होना प्रारंभ हो जाएंगे। और रात के समय क्या होते हैं कि सूर्य का प्रकाश ना पड़ने के कारण से इनके गार्ड सेल बंद हो जाते हैं। तो वहां पर क्या है कि दिन में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है यहाँ अधिक इसलिए होती है क्योंकि ये पहले विरल माध्यम हो जाता है। और रात के समय यहाँ पर क्या है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठे हो जाते हैं ना, जिसके लिए क्या कहा जाता है कि रात के समय पेड़ के नीचे हम लोगों को नहीं सोना चाहिए। फिर क्या है देखेंगे कि जब इनको पत्ती को कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, क्लोरोफिल यहाँ उपस्थित ही है ना, सूर्य का प्रकाश मिल गया। ठीक, तो ये सूर्य है। ठीक, और ये प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश की किरण। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश मिला, इनको कार्बन डाइऑक्साइड मिली, जल और खनिज लवण क्या करते हैं?
कि जो यहाँ से मूलरोम है ना, इस जल और खनिज लवण को ये जाइलम लेकर कहाँ पहुंचा देता है? पत्ती तक। तो जब पत्ती तक ये जल और खनिज लवण पहुंचाना, तो ये अपना भोजन बनाए। ये अपना जब भोजन बनाते हैं ना, तो ये बनाते हैं किस रूप में? C6H12O6 के रूप में। ठीक, ग्लूकोज इनका जो बना ना, और प्लस जब हरे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं तो उसके बदले में ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। कुछ रिएक्शन जो ऐसे बने होते हैं ना, जिनमें हम लोग H2O भी निकाल देते हैं ना, जल की बची हुई जल की मात्रा, लेकिन जल से मुख्य मतलब नहीं हो तो निकलता ही रहेगा ना ट्रांसपिरेशन द्वारा। ठीक, इसकी बैलेंसिंग के लिए क्या करेंगे? 6 कार्बन यहाँ ना, इसको 6 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन 12, इसको भी 6 से गुणा कर देंगे। यहाँ देखेंगे कि ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी? 6 दूनी, यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 18, यहाँ 6 ही है ना, इसको 6 से गुणा कर देंगे। 6 दूनी 12, 12 6 कितने? 18। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण, छोटी सी परिभाषा उसको भी ऐड कर लो कि पूछा गया प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो सीधा सीधा कहेंगे अरे भाई क्या है, जब जो पेड़ की पौधों की जो पत्तियां होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ठीक है, और खनिज लवणों के द्वारा जो अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया करती है उसे क्या कहेंगे? हम प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। ठीक है, जब ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं तो ये ग्लूकोज के रूप में जो है एक भोजन बनाते हैं ना, और इसमें से जो ऑक्सीजन होती है ना, वो इस वातावरण में क्या होती है? मुक्त हो जाती है। ठीक है, तो जब वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त हो रही है ना, इसका मतलब क्या कि उसी ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग किसके रूप में? श्वसन की क्रिया में करते हैं। किसकी क्रिया में करते हैं? श्वसन की क्रिया में। अब क्या है, ये प्रकाश संश्लेषण भी हम लोगों का कंफर्म हो गया। यहां से जो भोजन बना इसमें से, ठीक है, मंड के रूप में जो इकट्ठा है इसके अंदर से, उस भोजन को जाइलम महाराज, वो फ्लोएम महाराज पहुंचे, और फ्लोएम महाराज उस भोजन को लेकर पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना शुरू कर दिए। जब पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना शुरू कर देंगे ना, तो उस पौधों का विकास होना प्रारंभ हो जाएगा, और वो पौधा जो होगा ना, वो वृद्धि करता हुआ चला जाएगा। इस तरह से क्या है कि एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है ना, उसके द्वारा इस पेड़ पौधे का विकास प्रारंभ होता हुआ चला जाता है। समझ में आया बच्चों? बताइए, समझ में आया ना? इसमें तो दिक्कत नहीं है कि है समस्या? क्यों रामलाल बताओ, दिक्कत तो नहीं है? रामललित, इसमें समस्या तो नहीं है ना? भाई देखो, अगर हो तो बताओ, है ना, नहीं तो भी नामकरण दूसरा करेंगे। ए ढोरे खड़े हो जाओ, जानी पाए कि नहीं जानता? जाने हो ना? ठीक है, ऐसे मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, थोड़े समझ लो ना, बाद में गुरु जी जान नहीं पाए हम, है ना, समझ पाए ना? ये प्रकाश संश्लेषण कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, वो सूर्य के प्रकाश, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज लवण की उपस्थिति में जब अपना भोजन बनाते हैं, वही क्रिया कहलाती है क्या? प्रकाश संश्लेषण। एक चीज और है कि यहां पर जो ये जाइलम है 100%, यानी कितने? 100% जल और खनिज लवण लेकर आता है, लेकिन उसका केवल ये पेड़ पौधे क्या करते हैं? 10% उपयोग कर पाते हैं। शेष 90% जो होता है ना, बाई ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, ठीक, यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा वो जल जो होता है बाहर निकल जाता है। ये ना समझ पाओ ना, तो एक चीज और है, रामललित सुनो इसको। क्या है कि जो घरों में जब खाना बनता है ना, ठीक, अब खाना बनाने के लिए सबसे पहले जो चावल को धुलना हुआ, तो जो माँ बहन होती है क्या करती है? चावल को लिए किसमें? कुकुर, और कुकुर नहीं, और इसको कुकर कहते हैं, कुकर, कुकुर नहीं, कुकर, कुकर में चावल को डाले, और फिर क्या करते हैं? कम से कम 10 बार रगड़िंग घसड़िंग किए, पानी डाले, फिर निकाले, यानी जब तक सारा स्टार्च जब खत्म, बड़े सुंदर से क्या सफेद सफेद उसके चावल के कण निकल आए, अब बहुत खुश होंगे, हाँ चावल हमारा क्या हुआ? धुल गया है। फिर क्या करते हैं उसमें से? जब चावल उस कुकर को जब बंद करना होता है ना, तो ऐसे नाप लेते, गेज है ये, मोबिल नापने वाला नहीं होता है जो इंजन में ना, वही गेज है, उस गेज से ऐसे जब नापते हैं तो कहते हैं हाँ इतना पानी डाल दिया। यानी अगर 1 लीटर चावल है, 1 किलो चावल है ना, उस 1 किलो चावल को अगर 2 लीटर वाले 3 लीटर वाले कुकर में जब बनाना होगा ना, तो उसके लिए आधे लीटर पानी को उसके अंदर डाला जाता है। और घर की जो माँ बहन क्या है, 1 बाल्टी पानी भर के लाई, उस 1 बाल्टी में पूरा आधा से ज्यादा पानी खराब कर दिए, चावल को धुल लेंगे, और कुछ ही मात्रा में शेष पानी बचा जो ना उसको उपयोग में लाए, और वो चावल किसके रूप में पकाया गया? कैसे बना? भाप बनाओ, यानी भाप के द्वारा पका हुआ क्या?
कहलाता है क्या? भात। लेकिन आज कुल जो अगर कह दो भैया तेरी भात ले आओ तो ये बड़ा गंवार है, बड़ा बैठा है ना, तो वो क्या कहते हैं, ए जरा सा चावल ले आओ। ठीक है, यानी कौन सा चावल? जरा सा। अब बताओ रामललित, कौन सा चावल खाया जाता है? भैया ढोड़े बताओ। अरे चावल नहीं, भात खाते हैं, चावल शनिचर खाते हैं। हम लोग शनिचर थोड़े ना है, हम लोग तो क्या है, इंसान है, तो भात यानी खाया जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पर ये हुआ, इस 100% जल का उपयोग ये पत्तियां पेड़ पौधे नहीं कर पाते हैं, उसका 80% उपयोग करेंगे। शेष जो बचेगा जल ना, वो क्या होगा कि ये जो रंध्र है, इस रंध्र के द्वारा क्या है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जो बाहर वायुमंडल में निकल जाएंगे। इसीलिए देखते हैं ना कि पत्तियों के ऊपर जल की बूंदें इकट्ठी हुई दिखाई देती हैं। वो कहां से आई जल की बूंदें? वो जल की बूंदें कहां से आई है? उस ट्रांसपिरेशन इन वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा ही आई हुई। तो ये चीजें जो हमने बनाई है ना, इसको कॉपी ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा ना, ठीक, और इसको बड़े सुंदर से बना लेना है इसको, क्योंकि इसमें से कई चीजें छिपी है। अगर पूछेगा ना पौधों का विकास कैसे होता है समझाइए, तो इस पूरे लाइन क्वेश्चन को हम दे देंगे। अगर उसने पूछा जड़ कितने प्रकार की होती है, तो इससे पहले वाले में देना, हम इरेज कर चुके, समझा चुके, इसमें 2 प्रकार की होती। पूछेगा प्रकाश संश्लेषण क्या है, बड़े सुंदर से पहचान बता देंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है। अगर उसने पूछा क्या कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, उसको भी समझा देंगे ना कि पौधों के वायवीय भाग, अब उसमें पत्ती भी आया, तना भी आया, जिनके द्वारा जल के बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ या जलों का, ठीक, या शेष बचे हुए जलों का वाष्प के रूप में बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो ट्रांसपिरेशन भी हो जाएगा। यहां एक और बना कि अगर उसने पूछ लिया, कहीं केमिस्ट्री में आ गया ना, बायो है ना, बायोकेमिस्ट्री भी मिला है कि क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया जल के साथ सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कराते हैं, तो कहेंगे ग्लूकोज बन रहा है ना। या कैसे प्राप्त करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज, तो बड़े आसानी से इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे? लिख देंगे। आया समझ में बच्चों? इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। फिर जब हम अगली वीडियो में आएंगे ना इस बार, तो फिर क्या है कि इस क्लोरोफिल जो है ना, कह लीजिए क्या, जो ट्रांसपिरेशन से कैसे पौधों में से जलों का बाहर निकलता है, और इस जाइलम के द्वारा जड़ों से जो जल और खनिज लवण है उस तने में पहुंचता कैसे, किस दाब के कारण से ये जो जल है ना, ये ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ चला जाता है, तने में कितनी ऊंचाई तक जाता है, इसके बारे में हम क्या डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में हम समझाएंगे, ठीक, अच्छे से, और आप लोग समझेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।